कहानी एक जादूगर लड़के और एक ऐसी लड़की की है जो मरे हुए इंसानों को देख सकती थी। तो कहानी के शुरू में हमें एक जादूगर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माजू था। वो अपने दोस्त के साथ मैजिक शो कर रहा था। वो ऐसे ही सड़कों पर अपना शो किया करता था और उसका जादू बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए वहाँ पर खड़े लोग उसके जादू में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तभी माजू वहाँ पर तमाम लोगों में खड़े एक लड़की को देखता है जो उसे बहुत ही अजीब लग रही थी। माजू उस लड़की का पीछा करता है, पर जैसे इस लड़की को ये एहसास होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो एक पुरानी सी अलमारी के आगे रुक जाती है। यहाँ पर माजू को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो एक अलमारी से ही चुड़ैल को निकालेगा और फिर अपने जादू से इन लोगों के सामने उसे भगा देगा। और क्या पता ये जादू लोग पसंद करें। अब ये उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम कैंग था। उसको अपने शो में काम करने की ऑफर करता है। कैंग को भी काम की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसको मना नहीं करती। फिर इसके बाद माजू को दिखाया जाता है जो एक हॉल में अपना शो कर रहा था। इस बार उसका शो देखने बहुत से लोग आए थे। वो वहाँ पर एक अलमारी पर अपना मंत्र पढ़ता है। जब वो अलमारी उसके मंत्र से खुलती है तो वो उस पर काला कपड़ा फेंक देता है और वो काला कपड़ा एक भूत का रूप लेकर हवा में उड़ने लगा था। माजो उस भूत से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि अपनी मौत का बदला। यहीं लोगों के दरमियान में मेरा कातिल। पर वहाँ पर शो देखने आए सभी लोग डर गए थे। अब वो भूत एक लड़के की तरफ इशारा करता है। जैसे ही उसकी तरफ इशारा करता है तो काले कपड़े वाला भूत उसे पकड़ लेता है। अब वो भूत तो गायब ही हो गया था, पर वो लड़की उस कपड़े में लिपट जाती है। माजो फिर एक कुल्हाड़ी लाकर मंत्र पढ़ता है और फिर उस पर मारता है। वो कपड़े में लिपटी लड़की नीचे गिर गई थी और अलमारी भी बंद हो जाती है। माजो जब कपड़े को उठाता है तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। फिर पीछे से ही माजो के साथी आकर उस अलमारी को कपड़े से ढक देते हैं। जब माजो वो कपड़ा हटाता है तो वहाँ पर अलमारी तो गायब हो गई थी, पर ऑडियंस में बैठी लड़की सही सलामत वहाँ पर वापस आ जाती है। लोगों को माजो का ये शो बहुत पसंद आता है। शो ख़त्म होने के बाद उस लड़की को देखते हैं जिसने उस घोस्ट का रोल प्ले किया था, यानी जो भूत आपने काले कपड़े का देखा था वो और कोई नहीं, वो कहेंगी थी। और ये सब माजो का ही प्लान था। और तो और जो उन लोगों के दरमियान में लड़की बैठी थी वो भी इन्हीं की टीम की एक मेंबर थी और माजो की बहुत अच्छी दोस्त भी। अब काम ख़त्म हो गया था। कैंग वहाँ से जाने लगती है। माजो उसे रोक कर कहता है, सुनो मेरी बात सुनो, हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। पर कैंग उसे मना कर देती है और घर चली जाती है। कैंग जब घर आती है तो अपनी मॉम से बात करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल अकेली रहती थी। आज उसका बर्थडे था और वो अकेली बैठकर केक खा रही थी। कैंग अपने घर में एक टेंट भी बनाया हुआ था जिसमें वो सोती थी, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और उसे अकेले ऐसे सोने से डर लगता था। कैंग जब टेंट में सोने जाती है तो उसे एक महसूस हो रहा था कि जैसे उसके टेंट की जिप कोई खोल रहा हो। वो अपने सामने दो बच्चों को देखती है जो मर चुके थे। जिसके बाद हम कैंग को सड़क के किनारे देखते हैं जहाँ पर उन्हीं दो बच्चों की मौत हुई थी। कैंग पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि एक आदमी बहुत नशे में था और उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए इन बच्चों का एक्सीडेंट कर दिया था, क्योंकि ये बात उसे इन्हीं दो बच्चों ने बताई थी जो मर चुके थे। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कैंग मरे हुए इंसानों को देख सकती थी। अगले दिन कैंग जब शो के सेट पर थी तो तब अकेली बैठकर खाना खा रही थी। माजो का दोस्त उसे बड़े गौर से देख रहा था, जो बात कैंग को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर माजो आकर उसको रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो कहती है अपने घर। वो कहता है नहीं, आज तुम नहीं जा सकती, तुम हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती हो। आज तुम्हें हम लोगों के साथ ही रुकना होगा। चलो हमारी सारी टीम खाना खाने जा रही है, तुम भी चलो। माजो के बहुत मनाने पर आखिरकार कैंग को मानना पड़ता है और वो इनके साथ चली जाती है। अब ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो माजो का दोस्त सबको बता रहा था, क्या तुम लोग जानते हो कल रात मेरी दादी मेरे सपने में आई थी जो मुझे बहुत डांट रही थी और यह भी कहा उन्होंने कि जब मैं ज़िंदा थी तो तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए। ये बात जब कैंग सुनती है तो वो बहुत हंसती है और उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वहाँ पर ऊट पटांग हरकतें भी कर रही थी। माजो के पास बैठकर उसकी बहुत बेइज्जती करती है। कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो माजो की शर्ट पकड़कर उसको फाड़ देती है, फिर सबसे माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी टीम के सभी लोग उसकी ऐसी हरकत पर बहुत हैरान थे। अगले दिन दिखाया जाता है कि माजो की दोस्त कहीं पर जा रही थी। ये उसको एयरपोर्ट छोड़कर जब वापस आ रहा था तो इसको कैंग की कॉल आती है जो रात की बदतमीजी पर उससे माफ़ी मांग रही थी। तभी इन बातों के दरमियान कैंग को अपने घर में लगी पेंटिंग से चीखों की आवाज़ें आती हैं। जब ये उस तरफ देखती है तो उसमें से एक आत्मा निकल कर इसको डरा रही थी। कैंग बेचारी डरी सहमी अपने घर में एक साइड पर बैठ जाती है। तभी कुछ देर के बाद उसके घर का दरवाज़ा बजने लगता है। जब ये जाकर देखती है तो इसका बॉस माजो था, क्योंकि उसने फ़ोन पर इसकी चीख की आवाज़ को सुन लिया था और इसलिए इसकी खैरियत मालूम करने के लिए आया था। कैंग के घर में उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय 2-3 पुराने केक के।
जिसको उसने अपने हिसाब सजा कर उसके सामने पेश कर देती है। जब ये यहाँ से जाने लगता है तो सामने एक बच्ची को देखता है जो कोने में छुपा हुआ था। वो कैंग से जब उसका पूछता है तो वो बताती है कि ये बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है और शायद छुपन छुपाई खेल रहा है। माजो कहता है आओ हम भी एक साथ खेलते हैं, पर जब भी दोबारा से उसे वहाँ देखता है तो वो बच्चा गायब हो चुका था। फिर दोबारा से वो कोने में वही बच्चा नज़र आता है। यही कैंग को लेकर वहाँ से छुप जाता है। जब के बच्चे को डराता है तो वो बच्चा डर कर बहुत तेज़ी से भाग जाता है। माजो भी चला गया था। इसके जाने के बाद कैंग अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और बताती है कि ये तुम जानती हो मेरे बॉस मेरे घर में आए थे। उधर माजो रात को जब अपने घर में सो रहा था तो कोई उसके बेड से गुजरता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जब वो लाइट जलाकर देखता है तो इसके घर में ही वही बच्चा था जो इसने कैंग के घर में देखा था। जब ये खुद को शीशे में देखता है तो वो बच्चा उसके पीछे खड़ा था। इसे देखकर ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और गिरता पड़ता घर से बाहर आकर कैंग को कॉल करता है और बताता है तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर पर है। कैंग शराब लेकर माजो के पास आती है और कहती है कि पहले इसे थोड़ा सा पी लो, फिर तुम्हें मेरी बात समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ तुमसे। वो उसके कान में कहती है कि सुनो, मुझे मरे हुए लोगों इंसान नज़र आते हैं, मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ और वो बच्चा शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। अब ये दोनों दोबारा से घर के अंदर जाते हैं। वो बच्चा फिर से माजो के कंधे पर हाथ रखता है और जब कैंग उस बच्चे के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं तो उसे एक ख्याल नज़र आता है। जब ये उस मिशन वाली जगह पर जाते हैं और जहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, उस औरत का बच्चा तो मर चुका था पर वो अभी भी ज़िंदा थी। माजो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और सुबह को आकर एम्बुलेंस उस बच्चे और उसकी माँ को लेकर जाती है। एम्बुलेंस के जाते ही वो बच्चा कैंग और माजो का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी माँ की जान बचाई और गायब हो जाता है। जिसके बाद कैंग माजो को नदी के किनारे पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि तुम जानते हो कुछ सालों पहले मैं भी मर चुकी थी। मेरा सांस बंद हो गया था कुछ देर के लिए। जब स्कूल बस में जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कुछ वक्त के लिए मर चुकी थी, मुझे तो किसी तरह बचा लिया गया, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड मर गई। उसके बाद मुझे अपनी दोस्त और बाकी मरे हुए लोगों के भूत दिखाई देने लगे, जिसके बाद सब लोग मुझसे दूर रहने लगे, यहाँ तक कि मेरी मॉम और मेरी बहन ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। ये सब बताने के बाद कैंग नदी के किनारे जाता है और चिल्लाकर कहती है कि मेरी दोस्त तुम मुझे आखिर कब तक अकेला रख पाओगी। मेरे ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त हैं और कैसे दूर करोगी उन्हें मुझसे। नज़र कैंग की दोस्त का बहुत उन लोगों को भी नज़र आता था जो उसके साथ नज़र आता था। इसी डर की वजह से कैंग के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता था। यहाँ पर माजो भी कहता है कि सस्ती चुड़ैल तुम मेरे होते कैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कैंग और माजो एक बार में जाते हैं जहाँ पर कैंग फिर से बहुत ज़्यादा शराब पी देती है और माजो उसको घर छोड़ने का कहता है, लेकिन वो अपने घर जाने से मना कर देती है। इसलिए माजो उसे अपने घर लेकर चला गया था। जब ये रात को सो रही थी तो माजो के चेहरे पर पानी गिर रहा था जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जब ये ऊपर की तरफ देखता है तो छत से एक कैंग की दोस्त की आत्मा थी जो उसे डरा रही थी। कैंग माजो की आंखों पर हाथ रख देती है और कहती है कि इस तरफ ध्यान मत दो, उसे मत देखो, वो चली जाएगी। पर माजो को बहुत डर लग रहा था, इसलिए कैंग उसके लिए एक टेंट बनाती है। ये दोनों अब उसी टेंट में सो गए थे। जब सुबह होती है तो यहाँ पर माजो की दोस्त आ जाती है जो काम के सिलसिले में कहीं पर गई हुई थी, जिसको माजो एयरपोर्ट छोड़कर आया था, पर अब वो वापस आ चुकी थी। उसको ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैंग को बहुत बुरा भला कहती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी नहीं है, तो फिर ये सब छोड़ कर चले गए, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की मर जाती। माजो उसकी बातें सुनकर उसे चुप होने का कहता है और कैंग को माजो की दोस्त की बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो रोते हुए चली जाती है। अगली सुबह जब माजो की टीम अपने अगले शो की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पर कैंग नहीं आती। माजो बहुत उदास था और उधर कैंग जब अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे मिलने उसकी फ्रेंड्स आती हैं जो ऑनलाइन बनी थी। ये उसके लिए खाना भी लेकर आई थी। कैंग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ये खाना खाते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। तभी माजो की कॉल आती है जो उसे कह रहा था कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है तो उससे मिलना चाहता है। अब रात को कैंग तैयार होकर माजो से मिलने जाती है तो बड़े रास्ते में शो देखने लग जाती है। तो तभी वहाँ पर लोगों की भीड़ में उसे अपने दोस्त की आत्मा दिखाई देती है। ये उसे बचने के लिए जब भागने की कोशिश कर रही थी तो स्टेज पर गिर जाती है जहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे हाथ थे उसे पकड़ रहे थे, पर वहाँ पर माजो आ जाता है और वो उस डरावने लम्हे को शो का हिस्सा बना देता है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जब ये दोनों जा रहे थे तो कैंग से कहती है कि मुझे सच सच बताना, क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? क्या मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है? माजो कहता है ऐसा क्यों कह रही हो, बल्कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जिसके बाद कैंग उसको अपने घर ले जाती है और सुबह को माजो जब
उसके घर से जा रहा था तो जाते हुए कैंग के दोस्त की आत्मा उसे देख लेती है। रास्ते में माजू की गाड़ी का ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच गया था। खैर हैरानी वाली बात ये थी कि ट्रेन के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। जब माजू बचकर बाहर आता है तो एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड आकर उस पर गिर गया था। उधर कैंग जब अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे एक लॉकेट मिलता है जो उसके दोस्त का था। ये उस लॉकेट को लेकर हॉल में जाती है जहाँ पर माजू परफॉर्म कर रहा था, अपना जादू दिखा रहा था। इसलिए वो जादू देखने वाले लोगों के दरमियान में ही बैठ जाते हैं। जब अलमारी खुलती है तो उसमें से काले कपड़ों वाला एक भूत निकलता है। जब माजो उससे कातिल का पूछता है तो वो पहले तो कहीं और इशारा करती है, पर बाद में वो कैंग की तरफ इशारा कर देती है और उसे अपने साथ अलमारी में ले जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये जादू उनके शो का हिस्सा नहीं था। सब लोग हैरान थे। माजो जब अलमारी को खोलता है तो उसमें कैंग पानी के एक वेब में बंद थी और उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वही कुल्हाड़ी लेकर इनको तोड़ने की कोशिश करता है तो वो हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो गया था। जब कैंग एक्वेरियम में थी तो लॉकेट निकालकर अपने दोस्त को देने लगती है। यहीं से कहानी चली जाती है उस दिन पर जब कैंग की स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल कैंग और उसके दोस्त बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। कैंग के दोस्त के पास ये लॉकेट था जो बहुत कीमती होने के साथ साथ उसकी दादी की निशानी थी, पर कैंग भी इस लॉकेट को बहुत पसंद करती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपनी दोस्त से उसे पहनने के लिए कहती है। जैसे ही वो ये लॉकेट को पहनती है तभी बस का एक्सीडेंट हो गया था। सभी बच्चे नदी में गिर गए थे। रेस्क्यू टीम जब इन्हें बाहर निकालती है तो परेशान थे कि किसका इलाज पहले किया जाए। तो इस वक्त वो सिर्फ एक ही इंसान की जान बचा सकते थे। जब वो कैंग के गले में ये हार पहुँचते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये किसी अमीर घर की है और इसलिए पहले उसकी जान बचाते हैं, पर कैंग की दोस्त मर चुकी थी। फिर जब कैंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर ने उस लॉकेट उतार कर कैंग की मॉम को दे दिया था। वो उसमें रख कर भूल गई थी और अब इस लॉकेट की वजह से कैंग की दोस्त उसके पीछे थी और उसकी आत्मा भटक रही थी। हम दोबारा से प्रेजेंट मौजूदा सीन देखते हैं जहाँ पर कैंग अपने दोस्त को लॉकेट पहना देती है। जैसे ही वो लॉकेट पहनाती है वो एक्वेरियम से बाहर आ जाती है और वर्मा जो अभी भी बेहोश था, इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो जब हॉस्पिटल होश में आता है तो माजू की ऐसी हालत देखती है तो उसे दूर जाने का फैसला करती है, लेकिन होश में आने के बाद जब ये बात माजू को पता चलती है तो वो उसको फ़ोन कर कर बहुत रोता है और रोने लगता है, पर कैंग नहीं रुकती। अब जब कैंग ये शहर छोड़कर जा रही थी तो वो प्लेन में बैठी थी, तभी उसके पास एक एयर होस्टेस आती है। एयर होस्टेस जब उसे बात करती है तो वहाँ पर उसकी दोस्त की आत्मा थी। तभी प्लेन हिलने लगता है। उधर माजो जो एयरपोर्ट पर बैठा था कैंग का इंतज़ार कर रहा था, वो ये अनाउंसमेंट सुनता है और कि हमारा प्लेन वापस आ रहा है, उसमें कुछ खराबी हो गई है। और ये उसी प्लेन की बात कर रहे थे जिसमें कैंग जा रही थी। ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब ऐसे ही कैंग को देखता है तो उससे बात करता है, उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पर कैंग उसे ऊपर देखने का कहती है जहाँ पर उसके दोस्त की आत्मा खड़ी थी। कहती है कि अब भी तुम मुझे प्यार करते हो, क्योंकि सोच लो सारी ज़िंदगी ये मेरे साथ ही रहने वाली है। माजो कहता है हाँ अभी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और बहुत खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। थैंक यू।